नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं और मैं आपके साथ जयप्रकाश शर्मा जुड़ भी गया हूं। आज का मुद्दा पढ़ लीजिए, नोएडा में टेंशन, साजिश के पीछे कौन। जी, आज सुबह जब आपने टीवी ऑन किया होगा, हो सकता है कि आप लोग जाम में भी फंसे होंगे जो शो देख रहे होंगे। दिल्ली एनसीआर जाम हो गया और दिल्ली एनसीआर हुआ कर्मचारियों के लिए, जो कंपनी में काम करते हैं लोग, उनकी वजह से। जी हाँ, नोएडा में सैलरी बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा सड़कों पर दिखा। कर्मचारी प्रतिनिधि लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे। सेक्टर 62 से लेकर सेक्टर 82 तक कर्मचारी सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। पुलिस की गाड़ी पलट जाने से कई जगहों पर आगजनी की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। वहीं सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मजदूरों के साथ खड़ी है और जो कंपनी के लोग हैं उनको कर्मचारियों से सीधी बात करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग शांति समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। वही मामले को लेकर हाई पावर्ड कमेटी गठित कर दी गई, जिसको जल्द ही रिपोर्ट देने को कहा है। सवाल यह, आखिर एक साथ सड़कों पर इतनी भीड़ कहां से आ गई? कर्मचारी को प्रदर्शन एकाक उग्र रूप कैसे ले लिया? क्या श्रमिकों का कोई भड़का रहा था? मजदूरों को, कर्मचारियों को कोई भड़का रहा था? क्या नोएडा में हुई हिंसा के पीछे कोई साजिश है? ऐसे ही सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिएगा। ये आगजनी, ये हंगामा, तोड़फोड़, आखिर मजदूरों की स्ट्राइक संग्राम में कैसे तब्दील हो गई? ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मजदूरों के महासंग्राम के पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी के पीछे किसी की साजिश है, जिसने बातचीत के बीच बवाल की पूरी पटकथा लिखी। ऐसी आशंका है कि मजदूरों के प्रदर्शन में बाहरी तत्व घुसे। इन उपद्रवियों ने मजदूरों को बवाल के लिए उकसाया, जिसके बाद उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। अब इस बवाल के पीछे शामिल लोगों की पहचान का काम शुरू हो गया है। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर भड़काने वाले और बाहरी तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। उपद्रव, आगजनी में शामिल 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। सूबे की डीजीपी ने सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। तो उधर सरकार की ओर से भी मजदूरों से उपद्रव से दूर रहने और किसी के बहकावे में न आने की अपील की गई। औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें। मैं सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, वे श्रमिकों के साथ, कार्मिकों के साथ सीधे संवाद करें। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मानदेय देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कारपोरेशन गठित कर दिया है और गठित कारपोरेशन के माध्यम से इसी महीने उसकी सिफारिश लागू होने वाली है। वहीं प्रशासन लगातार मजदूरों के संपर्क में है। उनकी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार की बात कही जा रही है, लेकिन मजदूरों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल स्थानीय प्रशासन से लेकर लखनऊ तक हालात पर नजर रखी गई है। नोएडा के सेक्टर 84 की ये कंपनी है और इसी कंपनी के बाहर ही तोड़फोड़ की गई थी। अब देखना ये होगा कि श्रमिक लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी समस्या का समाधान होगा उसको आपको चस्पा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपना धरना खत्म करेंगे। नोएडा से विजय गौड़, जी मीडिया। तो चलिए, आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। कर्मचारियों ने जो किया वो ठीक किया, नहीं किया? फिर उसके बाद जो बवाल हुआ उसके पीछे क्या साजिश है? साजिश थी तो प्रशासन कहां सोया हुआ था? अगर मांगे थी, जब 4 दिन से प्रदर्शन था, तो फिर प्रशासन क्या कर रहा था? अब लोग जाग रहे हैं तो पहले क्यों नहीं जागे? और क्या प्रशासन और सरकार को जगाने का यही एक अच्छा तरीका था कि आप सड़कों पर आ जाएं? तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। शरद त्रिवेदी प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। तमजीद अहमद प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से, वो जुड़ गए। अशोकधर द्विवेदी पूर्व डीजी यूपी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ संजय गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष एमएसएमई उद्योग है पति हैं, आपको बता दें, वो हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र पांडे सचिव C2 के हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले नरेंद्र पांडे जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पांडे साहब, ये कर्मचारियों ने जो किया, ये साजिश के तहत किया, ये भीड़ किसी ने भड़काई, आपको लग रहा है, या ये गुस्सा था
कि सुनवाई नहीं हो रही थी इसलिए सड़कों पर आकर यह बवाल कर दिया गया? नमस्कार जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इस आंदोलन में हो रहा है, अराजक तत्व कुछ आए हैं, जो आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई है उसकी मैं निंदा करता हूँ। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस आंदोलन का समर्थन भी हम करते हैं, मगर शांतिपूर्वक हो तो। और इसके पीछे में हमें चलना पड़ेगा। ये किसी ने भड़काया नहीं है हमारी जानकारी के हिसाब से। ये बात सही है कि अभी हो सकता है कि आगजनी की घटनाएं तोड़फोड़ हो रही है, उसमें कुछ अराजक तत्व आ गए हों, लेकिन अभी जो स्थिति है ये पहले से बनते आ रही है। आपको ध्यान होगा 4 लेबर कोड केंद्र सरकार ने लाया था जी। इसका सभी श्रम संगठनों ने, 10 श्रमिक संगठनों ने, महासंघों ने विरोध किया था। 12 फरवरी की हड़ताल रखी गई थी, जो हड़ताल पूरे देश में हुई इन्हीं सवालों को लेकर के हुई थी। सबसे पहली बात है कि क्या एनसीआर के अंदर एक वेज बोर्ड है क्या? दिल्ली के अंदर 18,000, नोएडा के अंदर 11,000, फरीदाबाद के, गुड़गांव के अंदर 11,000, इस तरह की क्या अलग अलग प्रदेशों के जो एनसीआर के दायरे में है उनकी महंगाई में कोई अंतर है क्या? जी नहीं है। तो इतना वेज में फर्क हो रहा है और महंगाई अपने चरम पे है आज की तारीख में। बिल्कुल। क्या 11,000 रुपए में मजदूर जी सकता है? बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं सर। सिलेंडर की किल्लत बिल्कुल नहीं जी सकता। और पिछले 12 सालों से हमारी जानकारी के हिसाब से यूपी के अंदर वेज पे रिवाइज नहीं हुआ है। बिल्कुल। चले मैं लौट रहा हूं मैं शरद जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। शरद साहब, ये प्रदर्शन हुआ, कर्मचारियों की मांग थी सैलरी बढ़ जाए। सैलरी तो चाह रहे सर 10-11 हजार रुपए में क्या होता है? कर्मचारी यही तो चाह रहे थे कि उनका जो ओवर टाइम है वो दोगुना हो। कर्मचारी यही तो चाह रहे थे कि ओवर टाइम जब दोगुना होता है उसमें कटौती ना हो। कर्मचारी यही तो चाह रहे थे कि सर 10 तारीख को सैलरी आ जाए। कर्मचारी यही तो चाह रहे थे कि 30 नवंबर को जब बोनस आ जाए उनके खाते में आ जाए, सर घर चल जाए। इसमें आपको साजिश कैसे नजर आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि यह भी सपा और कांग्रेस का हाथ था इसमें? नहीं, देखिए, पहले तो जैसे भी पांडे जी ने कहा कि ये इसमें अराजक तत्व थे, कोई भी इसमें लेबर इन्वॉल्व नहीं था, कहीं कोई मजदूर इसमें कहीं भी शामिल नहीं था। ये जितनी गाड़ियां जलाई गई हैं, जितना उपद्रव किया गया है, कोई मजदूर इस तरह का काम आज तक उसने नहीं किया है। ये सिर्फ उपद्रवी तत्व जो है उनके बीच में आकर उन्होंने इस तरह का हंगामा करने की कोशिश करी और जो मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना लेबर लॉज में काम किया है, जिस तरह हम लोगों ने सारे जो करीब 3,000 लेबर के कानून थे उनको सम्मिलित करके एक सीमित दायरे में लेके आए हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश में सरकार ने कहा है कि अगर कोई वर्कर टर्मिनेट किया जाता है उसको 2 दिन, टर्मिनेशन की तारीख से 2 दिन के अंदर उसको वेजेस दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख तक का डिसेबिलिटी पेंशन और जो पेंशन इन ड्यू टू डेथ जो है उनको देने का प्रावधान किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आने के बाद जितने का काम किया है मजदूरों के लिए उतना किसी पहले सरकार अरे सर सब अच्छा था, शरद साहब सब अच्छा था, तो ये प्रदर्शन क्यों हो रहा था पिछले 4 दिन से? वो मांग क्यों कर रहे थे वो कर्मचारी? ठीक है, मान लीजिए आपकी बात को मैं बड़ा करता हूं भाई, इसमें प्रदर्शनकारी साजिश थी, उपद्रवी आ गए, मान लीजिए, चलिए आप ये भी कोई आरोप लगाना चाहते हैं कि इसमें कांग्रेस और सपा का हाथ था, वो भी मैं मान लेता हूं, लेकिन पिछले 4 दिन से वो प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? फिर आपका प्रशासन शासन क्यों सोया हुआ था? सर सवाल तो यही ना, आपने अच्छी पॉलिसी बता दी, फिर भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर ये मांग क्यों कर रहे हैं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सर मैं सही बात कर रहा हूं, तभी तो मैं पूछ रहा हूं ना आपसे। मजदूरों के ये मुद्दा जो है मजदूरों के और एक निजी कंपनी के बीच का मामला था। इसमें सरकार जो है सामंजस्य बैठाने का काम करती है, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती। कहां सो गए सर? सर कहां सो रहे थे आप? ऐसे सो रहे थे क्या? प्रशासन कहां सो रहा था? बातचीत चल रही थी, मजदूरों के भी और कंपनी के बीच में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही थी। जो इस तरह की बात उन्होंने उठाई थी, अक्सर इस तरह के प्रदर्शन नोएडा अथॉरिटी के सामने होते, उनसे बात की जाती। किसानों ने प्रदर्शन किया, उनसे बात करी कि उनका मुआवजा बढ़ाया गया। तो कोई भी इस तरह की समस्या बातचीत से हल होती है, वो बातचीत चल रही थी। लेकिन बातचीत के बीच में जिस तरह का आज उग्र प्रदर्शन किया गया है, इन आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी और एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है जो इस समस्या का दोनों पार्टी, क्योंकि इसमें राज्य सरकार का शामिल होना सिर्फ वहां तक सीमित है कि हम सामंजस्य बैठाएं। चले मैं आ रहा हूं, तमजीद अहमद प्रवक्ता कांग्रेस के, मैं उनका रिएक्शन है। तमजीद अहमद साहब जो ठीक है शरद जी हो गए, आपने सुना होगा बीजेपी को,
आपको बीजेपी की दलीलें कुछ समझ में आ रही है? मानते कि ये साजिश थी, मानते कि वाकई में बाहरी लोगों ने मामला गड़बड़ा कर दिया, या ये वो गुस्सा था जो मजदूरों की नाक तक भर गया था कि भाई 10-12 हजार रुपए में हमारा कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, भाजपा की बात मुझे सीधे सीधे समझ में आ रही है। देखिए, इनकी क्रोनोलॉजी का स्टाइल है, ये कोई नई चीज नहीं है कि जैसे कोई आंदोलन कर रहा है अपनी मांगों को लेके तुरंत उसको ये उपद्रवी घोषित कर देते हैं। तो ये किसानों के साथ भी इन्होंने ही किया था, किसानों को भी उन्होंने उपद्रवी घोषित किया। दलित आंदोलन करता है, वो पिछड़ा आंदोलन करता है तो उनको नक्सली घोषित कर देते हैं। पर जनता इन सब चीजों से ऊब चुकी है, भारतीय जनता पार्टी। भाई, आपको मजदूरों को, किसानों को क्यों इतना आपको एलर्जी है? भाई, आप कंपनी के मालिकों को और उद्योगपतियों के तो प्रोटेक्शन में आ जाते हो। आप ये नियम क्यों नहीं लागू कर रहे हो कि नोएडा के अंदर भी, गुड़गांव के अंदर भी, और आपके जितने भी एनसीआर रीजन का जो एरिया है, दिल्ली के अंदर भी, ये जो विसंगतियां हैं, खर्चे तो सब जगह बराबर है। नोएडा में कोई मजदूर रह रहा है उसका भी उतना ही खर्चा है, दिल्ली में जो मजदूर रह रहा है उसका भी उतना खर्चा है, गुड़गांव में जो मजदूर रह रहा है उसका भी इतना खर्चा है। तो ये विसंगतियां क्यों है भाई? और कोई मांग कर रहा है तो उसकी बात आप सुनोगे नहीं। अगर वो आंदोलन कर रहा है तो उपद्रवी हो जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा इतना दर्ज कर दोगे वो दोबारा आंदोलन ना कर सके। कब तक चलेगा भाई? कब तक मजदूर किसानों के सीने पे पैर रख के आप लोग सरकार चलाते रहोगे? आप बताइए, ये सवाल आज खड़े हुए हैं, आप उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के बजाय इन कंपनियों पे मुकदमा दर्ज करते हैं कि क्यों उनको बेयर मिनिमम वेतन नहीं दिया जाता। और फिर आपने ठेकेदारी प्रथा लागू कर रखी है हर जगह। जो ठेकेदार को जो पैसा मिलता है और मजदूर को जो पैसा मिलता है उसमें भी बहुत डिफरेंस होता है। ये क्या सिस्टम बना रखा है भाई कि आप क्या उद्योगपति के किसी ब्रांड एम्बेसडर बने बैठे हुए हो आप लोग? कोई भी उद्योगपति आप उसके बचाव में बैठ जाते हो। मजदूर अगर आंदोलन करते हैं तो आप उसके खिलाफ मुकदमा लिखाना शुरू कर देते हो। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मजदूर हितों के साथ। शरद साहब, जवाब दीजिएगा। देखिए, अब आप कोई भी बात कर लीजिए, क्योंकि एक बड़ा सवाल है, जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों को भी जोड़ना है। जो नरेंद्र पांडे जी ने भी यही बात रखी थी, भाई अब फरीदाबाद हरियाणा में आ गया, हरियाणा में भी आपकी सरकार है, दिल्ली वहां भी आपकी सरकार है, क्योंकि अब गुड़गांव भी हरियाणा में आता है, तो नोएडा आपका यूपी में, यहां भी तीनों जगह सरकार है, सेंटर में भी आपकी सरकार है। फिर ये फिर अलग अलग अंतर क्यों? ये विसंगतियां क्यों? वेतन विसंगतियां क्यों? तो गुस्सा तो आएगा ना। हालांकि प्रदर्शन पलवल में हुआ, फरीदाबाद में भी हुआ। नहीं, बिल्कुल इनकी बात सही है। हिमाचल प्रदेश में तो इनकी सरकार है, वहां जो मिनिमम वेज है वही मिनिमम वेज दिल्ली में चल रहा है। तो ये क्यों नहीं हिमाचल में तुरंत उसको 20,000 कर देते? 12,750 वहां मिनिमम वेज चल रहा है, तुरंत उसको बढ़ा दे। वहां तो अपने एमएलए को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, ये हालत कर दी इन्होंने हिमाचल प्रदेश की। जो ये सबसे पहले जो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले दान पुण्य अपने घर में करिए। अपने पहले विधायकों को तनख्वाह तो देनी शुरू करिए। 7 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। जो दिल्ली में चल रहा है वही उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वही हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, लेकिन सारा फ्रेम इनको उत्तर प्रदेश और तमजीद अहमद जल्दी से रिएक्शन करिएगा, फिर मैं उधर जाऊंगा। मैं अशोक जी बैठे हुए, संजय जी बैठे हुए, जल्दी से। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा। जिस तरीके से ये केंद्र ने पूरी तरीके से कोलोनाइजेशन सिस्टम कर दिया, पूरा सिस्टम इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया, लेकिन सही कहा इन्होंने। कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को वेतन तो नहीं दे रही, लेकिन मजदूरों का वेतन उन्होंने नहीं रोका। बहुत सही बात कही, बहुत हिम्मत चाहिए बात कहने के लिए। अपने विधायकों का वो वेतन रोक दिया, अपने मंत्रियों का वेतन रोक दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों का और किसानों का किसी भी तरीके से उनका नुकसान नहीं होने दी, न हिमाचल प्रदेश में होने दी। मैं अशोक धर, देखिए कानून के जानकार हैं, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी देनी होगी तो अपने विधायकों का। अहमद साहब रुकिएगा। अशोक धर साहब, मेरा सवाल है, क्या ये कर्मचारियों ने ठीक किया? क्योंकि भाई नाक तक अब भर गए थे, परेशान थे, 4 दिन से प्रदर्शन था। अब दिल्ली एनसीआर जाम हुआ तो टेंशन बढ़ गई। सुबह का टाइम था, लोगों को ऑफिस जाना है, बड़े बड़े अधिकारी भी इसी समय निकलते, बड़े बड़े उद्योगपति करोड़ों की जो इंडस्ट्री चलाते हैं वो करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों में जाते हैं। जब उनको 2 घंटे फंसना पड़ गया तो सरकार भी चौकन्नी हो गई, प्रशासन भी जाग गया, लाठीचार्ज कर रहे, रास्ता खुलवा रहे। मरता क्या नहीं करता सर? अशोक धर साहब बताइए। मैं नहीं कहता हूं कि हिंसक होना चाहिए था प्रदर्शन, लेकिन मैं कहता हूं फिर इससे बढ़िया रास्ता और क्या भैया? दिल्ली एनसीआर जाम कर दीजिए, जागेगी सरकार। देखिए, जो तमाम उद्योगों में लोग काम कर रहे हैं उनको उनका हक, नियम के हिसाब से जो उनका हक बनता वो समय से भुगतान होना चाहिए, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन एक बात और भी है, ये जो एनसीआर रीजन में इस तरीके का अशांति शुरू हुई है वो 3 अप्रैल को मनेसर में होंडा मोटरसाइकिल के कारखाने से शुरू हुई है। और वहां पर यह सुनाई पड़ा कि सरकार ने 1 अप्रैल से 35% वेतन बढ़ाने का आदेश कर दिया था, लेकिन कर्मचारियों की इसकी जानकारी नहीं हुई। तो जाहिर बात है कुछ न कुछ तो कहीं कमी रही है जिसकी वजह से ये वहां से शुरुआत हुई।
धीरे धीरे दिल्ली में या नोएडा में भी फैल गया। नोएडा में अगर 4 दिन वहां का सिस्टम, वहां की व्यवस्था इस पर रिएक्ट नहीं की तो निश्चित रूप से वह चूक है। अब पुलिस को भी रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन ये सब काम श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट देखता। तो लेबर विभाग के वहां अधिकारी रहते, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन द्विवेदी साहब ऐसा होता है क्या द्विवेदी साहब? अब ये कर्मचारी का प्रदर्शन है, अब इसे साजिश के एंगल से देखा जाए, उपद्रवी आ गए, क्या इसे इस एंगल से भी देख सकते हैं कि भैया भीड़ में उपद्रवी घुस गए? देखिए ये एंगल तो है, मेरी जानकारी में आया है। मैं साफ कह रहा हूं कि कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है कोई मीर इलियास और एक अनुचित तिवारी है, जिन्होंने पुराना ट्विटर और आज का एक्स पर लिखा है इस घटना के बारे में नोएडा के कि 14 लोग मरे और 32 लोग घायल हुए हैं। नोएडा में मेरी जानकारी अनुसार देश के तमाम मीडिया हाउसेस के उनकी ऑफिस है, स्टूडियो है। अगर 14 लोग मरते तो सुबह से इसको सभी चैनल दिखाते, बिल्कुल चलाते। चलिए ये तो अशोक दत्त साहब बिल्कुल आप बात सही करें, नहीं ये बात सही है, लेकिन मैं अब देखिए अब तो इतना हाईटेक है, सब सीसीटीवी में आ जाते हैं। उपद्रवी ठीक है, आप सोशल मीडिया पर आप भड़का सकते हैं, लेकिन भीड़ में उपद्रवी मुझे नहीं लगता है। उनको पता है कि देर सवेर पुलिस उनको पकड़ लेगी, देर सवेर आप अगर सीसीटीवी फुटेज आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि भीड़ उपद्रवी इस भीड़ में घुस गए, आप ये कह दें कि साजिश है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि जब सोशल मीडिया पर इस तरीके की भ्रामक बातें लिखते हैं तो उसको हजारों लोग पढ़ते हैं और हजारों लोग टेलीफोन से हजारों को बताते हैं, जिससे भ्रांति उत्पन्न होती है। और ये बहुत चलिए मैं जल्दी से लौट रहा हूं सर। संजय गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष एमएसएमई के उद्योगपति भी है। संजय साहब मेरा सवाल आपसे सर, क्योंकि उद्योगपति, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी प्रॉपर्टी सब करोड़ों से कम नहीं होती है सर। ये गरीब आपको लगता है कि 10 से 12 हजार रुपए में काम चल जाएगा? और खासकर नोएडा में रहने वाला जो किराए पर रहता होगा सर, 10-12 हजार में 2-3 हजार रुपए किराए का देता होगा सर। 1-2 हजार रुपए का मैं छोटा सा मान रहा हूँ सर, दूध पी लेता होगा बेचारा। 2.5-3 हजार रुपए का राशन होगा सर। गाँव भी सैलरी भेजनी है, बच्चे पढ़ते होंगे, हो सकता है यहाँ परिवार ना रहता हो तो वहाँ भी 2-3 हजार रुपए उसे खर्चा भेजना है। 10-12 हजार में गुप्ता जी ये कुछ चलता आपको लगता? आप एक एमएसएमई सेक्टर देखिए निश्चित रूप से 10,000 रुपये में किसी का परिवार आज के युग में पलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन लेबर डिपार्टमेंट ने जो अभी 1 अप्रैल 2026 से नए कानून लागू किए, नए उसमें रेट्स जो प्रभावी किए हैं। लेबर 3 प्रकार की है, एक अनस्किल्ड लेबर है, एक स्किल लेबर है, एक सेमी स्किल है, अकुशल, कुशल और सामान्य लेबर है। ठीक है। तो ऐसे में तीनों में अलग अलग रेट्स पहले थे। 10,293 रुपये थे, 12,123 रुपये थे और 13,580 रुपये थे। अभी 1 अप्रैल 2026 से उसके जो रेट्स कर दिए गए हैं वो 15,220 रुपये अकुशल के लिए है। अर्धकुशल जो जिसको सेमी स्किल कहेंगे उसके लिए 16,780 रुपये प्लस है, और जो स्किल वाले हैं वो 18,000 रुपये प्लस हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी, कोई भी अच्छी कंपनी जो एक स्टैंडर्ड का उद्योग चलाती है या एमएसएमई सेक्टर में है तो अपने किसी भी कर्मचारी को उससे कम देगी। कोई भी कर्मचारी इससे कम में गुप्ता जी यही तो हो रहा था ना गुप्ता जी, तभी तो प्रदर्शन हुआ। क्योंकि मदरसन कंपनी बहुत सारी कंपनी मैं वही कहने जा रहा हूं। वो नहीं कह रहा कि वो कितना में रहे, लेकिन जो लोगों की बाइट्स आई, जो कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे, वो कह रहे कि 10,000 मिलता है, 12,000 मिलता है, कोई 13,000, इससे ज्यादा तो कोई बोल ही नहीं रहा था। हाँ अब सुनिए, देखिए जो अकुशल जो मजदूर हैं निश्चित रूप से उनके सामने संकट, देखिए इस पे होता क्या, डिमांड और सप्लाई की बात होती है। जो कुशल स्किल और सेमी स्किल वाले लोग हैं उनके लिए कंपनियां भी बहुत ज़्यादा ललायत रहती हैं। उनको कंपनी उनके हितों से कतई भी खिलवाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी उनके बिना चल नहीं सकती। अब ये जो लोग 10,000 वाले हैं निश्चित रूप से ये अकुशल वाले हैं और अकुशल वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा, लोग नौकरी के लिए भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो ठेकेदारी वाली बात आपने कही, निश्चित रूप से जो लोग नौकरी कंपनियों को, फैक्ट्रियों को जो लेबर सप्लाई करते हैं, ये उनके स्तर से चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। मुझे लगता है
कोई भी कंपनी 10,000 नहीं उससे अधिक ही देती, क्योंकि सरकार के नियम कानून से कम में कोई कंपनी दे ही नहीं सकती, क्योंकि उसे अपने किताबों में दिखाना होगा, उसको अपने अकाउंट में दिखाना होगा, पेमेंट जो देना है वो बैंक के माध्यम से देना है। तो ऐसी स्थिति में शायद ही कोई कंपनी ऐसी हो जो रजिस्टर्ड कंपनी हो वो लेवल ला के विपरीत जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं जब विषय उत्पन्न हुआ है तो निश्चित रूप से मजदूरों की अपनी समस्याएं हुई होंगी और मजदूरों के सामने ये संकट आया होगा। अब सरकार को इसमें यह देखना चाहिए कि ये विषय आया कहां से, क्या वास्तव में कंपनियों से पैसा कम मिला या जो लोग बीच में ठेकेदारी प्रथा चला रहे थे उनकी तरफ से कम मिला। और ये जो आगजनी और ये जो घटनाएं घटी हैं, तो कोई भी चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, जो वास्तव में काम करने वाले लोग होते हैं, ये किसी भी इस प्रकार के उग्र प्रदर्शन में कभी भी शामिल नहीं होते हैं। संजय गुप्ता जी, मैं क्योंकि नरेंद्र पांडे जी, आप तो कर्मचारियों का एक बड़ा संगठन है C2, अब इसमें C2 भी था या यही कर्मचारी बेचारे कंपनी वाले ही लड़ रहे थे? ये C2 का इससे कोई लेना देना अभी नहीं था। आज की तारीख में, मतलब जब ये आंदोलन शुरू हुआ 9 तारीख को, हाँ, तो उस समय हम लोगों की जानकारी में कुछ नहीं था। तो फिर आप भी सो रहे थे? नहीं, आप भी सो रहे थे ना फिर पांडे साहब? ये C2 बना के सचिव बन के आप घूम रहे हैं, तो फिर भी आप कर्मचारियों के हित की बात क्यों कहे? C2 तो सुना है कि कर्मचारियों की बात करता है, मजदूरों की बात उठाता है। सुनने का मौका दीजिए, आप पहले मेरे को बोलने का मौका दीजिए। ये गुड़गांव से स्थिति शुरू हुई, रीचा नाम की कंपनी गुड़गांव में भी है, वहां पे प्रदर्शन शुरू हुए थे। नोएडा के अंदर इसकी कोई भी धमक नहीं थी। ये फरवरी में हमने हड़ताल जब किया था, उस समय बहुत से मांगों को लेकर के हमने हड़ताल किया था, जो राष्ट्रीय महासंघों ने तय किए थे। तो उसका जो प्रचार प्रसार किए थे, तो उसका असर तो कुछ है, कर्मचारी भी उस समय उतरे थे। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और है कि जब 2 बजे रात को, 9 तारीख की 2 बजे रात को, जिले के जो सचिव हैं गंगेश्वर दत्त शर्मा और जनरल सेक्रेटरी हैं राम सारथ, उन दोनों लोगों को घर पे अरेस्ट कर लिया गया। सुबह सोशल मीडिया पे तो ये चीजें मिल रही थी। लेकिन इस तरह की चीजों पे हम, जहां पहले ही हमारे साथियों को आप अरेस्ट कर लोगे जो फील्ड वर्क करते हैं उनको, तो हम जा करके मजदूरों को संभालेंगे क्या? आज की तारीख तक हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, छुपते छिपाते घूम रहे हैं। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है। और अच्छा पांडे जी, आप अब इसमें जड़ में बताइए ना, जड़ क्या है, मूलतः जड़ क्या थी कर्मचारियों की? मैं बता रहा हूँ इसकी जड़ क्या है कि हम लोगों ने 12 फरवरी को हड़ताल किया। इस बीच में सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 न्यूनतम वेतन घोषित कर दिया है, पूरे देश के अंदर इससे कम सैलरी नहीं दी जा सकती है। ये सोशल मीडिया पे हर जगह आज की तारीख में भी घूम रहा है। सरकार ने फैसला कर दिया है, 4 लेबर कोड के बहुत फायदे गिनाए जा रहे थे। जब मजदूरों को दिखाई पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तब मजदूर जाकर के अपना स्वतः आंदोलन, स्फूर्त आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत गुड़गांव रीचा से हुई। उसके बाद नोएडा। तो पांडे जी, ये तो भ्रम था ना, फिर सोशल मीडिया को जिम्मेदार माने ना कि ये भ्रम फैला दी, अफवाह फैलाई, तो ये तो एक चीज और भी तो है सर। हाँ, नहीं तो फिर तो वाकई में एक साजिश का एंगल बनता है ना कि सोशल मीडिया पे लोग इस तरह का भ्रम फैला देते हैं। चीजें नहीं कर रहे हैं तो मजदूरों का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो हड़ताल करना वो शुरू कर दिया है, जिससे प्रशासन का रवैया भी कहीं देखने पर ठीक नहीं मिल रहा है। कुछ जगह पे हमने देखा है ये कि पत्रकार भी वहां जा रहे हैं तो पुलिस वाले वहां थप्पड़ मार दे रहे हैं, उसके बीच पब्लिक भड़क जा रही है। ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हमने देखा है नजारा। ठीक, मैं जल्दी से एक संजय साहब मेरा आपसे गुप्ता जी एक बड़ा सवाल है। गुप्ता जी देखिए, सरकार तो एक ठीक है भाई, सरकार कह देगी पे स्केल भैया इससे कम नहीं हो, चलिए कोर्ट भी आ जाए तो कोर्ट भी कह देगा इससे ज्यादा ना हो। लेकिन आप लोग जो उद्योगपति होते हैं वो कटौती कर देते हैं फलाने नाम पर, फलाने उस पर। अब वो तो सरकार एक एक अकाउंट तो नहीं चेक करेगी, जब शिकायत होंगी, जब इस तरह के बवाल होंगे, अब सरकार जागेगी। लेकिन संजय गुप्ता जी, मुझे आप बताइए, आपको नहीं लगता है कि जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े कंपनियों को, चाहे वो छोटी कंपनी बड़ी कंपनी, उसको भी सोचना चाहिए भाई, इस मजदूर को हम इतनी सैलरी दे रहे हैं, ये 8-9 घंटे काम करता है, ओवर टाइम हम ले लेते हैं, इससे कम हम कम कर्मचारी रखते हैं क्योंकि इससे ओवर टाइम कर लेंगे, कि इसका गुजर बसर नहीं होगी तो हम खुद से ही पहल करते हुए इनको कुछ खुद से बढ़ा दें सैलरी।
नहीं, निश्चित रूप से मैंने आपको बताया जो स्किल्ड लेबर है वो अपने रेट्स पे ही काम करती है, वो फैक्ट्री के रेट पे भी काम नहीं करती, सरकार के रेट से भी ज्यादा पे काम करती है। और जो अनस्किल्ड है उनके सामने थोड़ी समस्या रहती है। बल्कि जो और दूसरे मैं आपको बता दूं, तमाम ऐसे उद्योग हैं जिनमें 30-30, 40-40 हजार, जैसे कांच का उद्योग है, रबड़ का उद्योग है, प्लास्टिक का उद्योग है, इसमें 30-30 हजार, 40-40 हजार रुपये हम लोग तनख्वाह देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे अनस्किल्ड लोग होते हैं, वहां पर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वहां पे काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। और ये जो समस्या है ये कंपनियों की तरफ से नहीं होती, फैक्ट्री की तरफ से नहीं होती, बल्कि फैक्ट्री के लोग जो होते हैं, एमएसएमई सेक्टर के जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, ये उल्टे फंड देते हैं। सरकार की पेंशन योजना भी है, सरकार के श्रमिकों की और तमाम योजनाएं हैं, उसमें कंपलसरी फैक्ट्री को पार्टिसिपेट करना है। सरकार भी अपना उसमें अंशदान देती है और फैक्ट्री मालिक भी उसमें अपना अंशदान देता है, इनके अलावा, तनख्वाह के अलावा। तो ऐसा नहीं कि सरकार आंख बंद किए, वो ऐसा नहीं कि आप कोई फैक्ट्री सरकार के नियम कानूनों का उल्लंघन करके चला सकते हैं। ये बिल्कुल निचले स्तर पर, जो जहां पर कुछ समय के लिए लेबर ली जाती है वहां पर होता है। बाकी जितने भी लेबर लॉज है कि आप उनको निकाल नहीं सकते, आप उनको छुट्टी भी देंगे, आप उनको ओवर टाइम भी देंगे, आप उसको 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते। अगर महिला है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनको बहुत देर तक का आप रोक नहीं सकते। सारे नियमों का पालन किया जाता है, ऐसा नहीं है। चलिए, मैं लौट रहा हूं शरद त्रिवेदी साहब, क्योंकि अब ये पूरा बवाल हो गया, हंगामा हो गया, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो, क्योंकि मजदूर कर्मचारी सड़कों पर ना उतरे। जगा दिया लेबर विभाग को, या वो भी अभी भी सो रहा है कि भाई नजर रखे और लोगों की सुने? क्योंकि मैं देख रहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम मजदूरों के साथ खड़े, उन्होंने कहा है आज मुजफ्फरनगर में एक सभा में। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो अभी हमारे सारे पैनलिस्ट ने एक बात कही है कि साहब मिनिमम वेजेस से, और अभी गुप्ता जी ने कहा कि मिनिमम वेजेस से ज्यादा दिया जा रहा है, और यहाँ अनस्किल्ड लेबर की जैसे अभी सब ने बात करी है कि साहब अनस्किल्ड जो है वो 11,000 रुपए में नहीं रह सकता है। नहीं जी, अकेला नहीं रह सकता, परिवार को तो छोड़ दीजिए। तो क्या 11,000 में वो समाज कल्याण करने के लिए वो काम कर रहा है? अगर आप एक लेबर से अगर गड्ढा भी खुदवाने जाते हैं, जो मतलब टोटल अनस्किल्ड लेबर है, वो 600 रुपए रोज से कम नहीं लेगा। ये हमारे सारे मित्र इस बात को जानते हैं। और क्या वो इससे कम में काम करने को तैयार है? ये कहानियां गढ़ी गई हैं, जैसे अभी पांडे जी कह रहे थे सोशल मीडिया से पता चला, ये सारी कहानियां गढ़ी गई हैं। उत्तर प्रदेश में ये गैर कानूनी काम नहीं हो सकता। अगर किसी को पकड़ा गया है कि किसी ने वेजेस रोकने की कोशिश की है, जैसे ये अभी गुप्ता जी ने कहा ईएसआई, पीएफ और कई और सुविधाएं जो है सरकार देती है, क्रैश इनके लिए चलाया जा रहा है। उनके लिए जो मोबाइल मजदूर है, माइग्रेटरी मजदूर है, उनके लिए स्कूल चलाए जा रहे हैं। और ये वहां के जो हमारे बिल्डर्स हैं, उनके ऊपर ये बंदिश है कि उनको उनके लिए स्कूल भी चलाना, जो वहां लोग काम कर रहे हैं। तो ये कहानियां गढ़ी गई हैं, जिसकी वजह से उपद्रव हुआ है। इसकी बातचीत चल रही है। सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है, उसका जो फैसला होगा वो आएगा, उस पर अमल किया जाएगा। तमजीद अहमद साहब, आप लोग ही कहीं भड़का रहे, क्योंकि देखिए अभी पूडी जी कह रहे थे किसी कांग्रेस के लोग ने कहा इतने मर गए, इतने, तो बवाल क्यों करवा रहे भाई? शांत रहिए ना। हाँ, मुद्दों की बात करिए, इनको घेरिए भाई। सोशल मीडिया पे करोड़ों प्रोफाइल है, और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि एक डीजी बैठ के कौन पदाधिकारी उनका प्रोफाइल फॉलो कर रहा है। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग, अनटिल अनलेस उनके पास किसी बीजेपी के सोशल मीडिया वालों ने ना भेजा हो, मुझे नहीं लगता कि वो प्रोफाइल उन्होंने खुद देखी। बहरहाल मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। देखिए, बात समझिए, ये आंदोलन क्यों हुआ? अशोक जी आऊंगा, एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा। हाँ, 10 सेकंड में बोलते हैं। जल्दी से। जब प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो आप इसको कैसे इसको फिक्स कर पाएंगे? जो सिलेंडर अभी तक 1,000 का मिल रहा था, सिलेंडर की कमी की वजह से 5-6 हजार रुपए में सिलेंडर ब्लैक हो रहे हैं। जब ब्लैक हो रहे हैं, उसकी तनख्वाह का आधा हिस्सा उसको सिलेंडर खरीदने में लगा जा रहा है। सब्जियों का रेट क्या हो गया? अनाज का रेट क्या हो गया? नहीं, उसमें तो देखिए आप बात सही कह रहे हैं। अशोक दर साहब, छोटा सा रिएक्शन दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे थैंक यू करना है। मैं आपके चैनल पर जो भी बात कह रहा हूँ ऑथेंटिक है, सही है। मैं इधर उधर से फालतू की बात नहीं करता। चर्चा जिस विषय पर हो रही वहां कूद के ये देखिए चर्चा का विषय है। मैं माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों का, इतना ही बस, क्योंकि मेरे पास इतना ही वक्त था। लेकिन सच यही है भाई, 10-12 हजार में नहीं होता है। दूध भी है, खाना भी है, सिलेंडर महंगा हो गया, सब्जियां, कैसे 10-12 में होगा भाई? नमस्ते, आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।